वेरी गुड इवनिंग सभी को। और मेरा सभी को सादर प्रणाम। मैं हूं ओम प्रकाश पटेल, CM राय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आधारताल जबलपुर मध्य प्रदेश से। मैं अभी जो आज 10th का एग्ज़ाम हुआ है उसके संपूर्ण हल को लेकर के आया हूं। बड़ी मेहनत के बाद थोड़ी जल्दबाजी हुई है, तो मैं पहले ही बता देना चाह रहा हूं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आप जो है अगर अच्छा हो तो अच्छा बताइए, बुरा है तो बुरा बताइए, पर कुछ कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसको प्रेरित कीजिए। चलिए, मैंने काफ़ी अच्छे से प्रयास किया है कि सॉल्व करने का। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि दिखा है हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023-24 एग्ज़ाम क्लास 10 सेट ए है, सब्जेक्ट इंग्लिश है और इंग्लिश है, 10th क्लास है, सेट ए का पेपर है। तो थोड़ा सा फाउंड इसमें छोटा है, पर कोई बात नहीं। चलिए कोशिश करते हैं। आपके सामने पेपर होगा तो आप उस पेपर को रख लेंगे, ठीक है। चलिए पैसे दे नंबर सोल्व करते हैं। 5 नंबर की है। सबसे पहले पैसे सॉल्व करने का तरीका तो ये होता है कि प्रश्न पढ़ें इसके बाद, लेकिन मुझे समझाना है इसलिए मैं शुरू से ही चल रहा हूँ। चलिए ठीक है। 1 नवंबर आफ्टरनून, एक ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। 1 जो है नवंबर को दोपहर के, चाइल्ड केम टू नरेंद्र लाइट हाउस स्टूडियो, एक बच्चा जो है नरेंद्र लाइट हाउस स्टूडियो आया। सी वाज, सी बच्चा कौन सी है, सी लगा है अर्थात लड़की आई। सी वाज अबाउट 12 वर्ष की थी। सिलेंडर मतलब थोड़ा दुबली पतली, डर्टी थोड़ा गंदी सी मतलब ड्रेस अच्छी नहीं पहनी रही होगी थोड़ा, नर्वस थोड़ा निराश, एंड टिमिड और थोड़ा भीरू टाइप की जिसको बोलते हैं डरपोक। और उसकी इन हर हार्म सी कैरेट समथिंग, उसकी हाथों में उसने कुछ ले रखा था। क्या ले रखा था? सी वॉज डिस्परेटली अफ्रेड ऑफ द अगली मैन, चूँकि वो उस आदमी से, जो क्रूप आदमी था, उससे डरी हुई थी, तो सी हैड कम टू सी, वो उससे मिलने आई थी। बट सी हैड हियर्ड, लेकिन उसने सुन रखा था समवेयर कहीं कि दैट दिस मैन वुड हील इंज्यूर्ड थिंग्स, कि ये जो आदमी है तो घायल चीज़ों को ठीक करता है, ये घायल आदमियों को ठीक करता है। द मैन्स वॉइस वाज डीप एंड काइंड, आदमी की जो आवाज़ थी वो बहुत गहरी और बहुत दयालुता से भरी हुई थी। व्हेन ही स्पोक टू हर, जब उस बच्ची से उसने बात किया, अर्थात जब उस व्यक्ति ने बात की, क्या नाम था उसका, नरेंद्र ने, तो व्हाट इज इट, उसने क्या कहा? चाइल्ड, ए बच्चे, इसमें क्या है ये? सी स्टेप्ड फॉरवर्ड टिमिडली, थोड़ा सा दबे पाँव जो आगे की ओर वो बढ़ी। एंड इन हर आर्म्स वाज अ लार्ज वाइट बर्ड, उसकी जो है हाथों में एक बहुत बड़ी सफ़ेद चिड़िया थी। विच वॉज क्वाइट स्टिल, वो भी अभी शांत थी। देयर वर स्टेन्स ऑफ द ब्लड ऑन इट्स वाइटनेस, धब्बे, स्टेन्स का मतलब होता है धब्बे, ब्लड मतलब खून के धब्बे थे किस पे? उसकी सफ़ेदी के ऊपर। द गर्ल प्लेस इट इन हिज आर्म्स, लड़की ने इसको अपने बाहों में रखा। आई फाउंड इट सर, मैंने इसे पाया है सर। इट्स हर्ट, ये चोटिल है। इज इट स्टिल अलाइव, क्या अभी ये जीवित है? वो डॉक्टर पूछ रहे थे कि भैया ये जीवित है। डॉक्टर मैंने कह दिया, मतलब नरेंद्र। तो लड़की कह रही यस यस, हाँ हाँ, आई थिंक सो, मुझे लगता है कि ये जीवित है। नरेंद्र वेंट इनसाइड विद द बर्ड्स इन हिज आर्म्स, नरेंद्र ने जो है अंदर गया उस चिड़िया को अपने बाहों में लेकर के। ही प्लेस इट अपॉन अ टेबल, उसने उसको टेबल के ऊपर रखा। द गर्ल फॉलोड, लड़की भी पीछे पीछे गई। द बर्ड फ्लड, फ्लड का मतलब होता है पंखे फड़फड़ाना, तो लड़की जो पक्षी था उसने अपने पंखे फड़फड़ाए। नरेंद्र स्प्रेड वन ऑफ इट्स लार्ज वाइट विंग्स, नरेंद्र ने उसके सफ़ेद पंखों में से एक को फैलाया पकड़ के। चाइल्ड वेयर डिड यू फाइंड इट, और पूछा कि बच्चे आपने इसे कहाँ से प्राप्त किया है? इन द मार्स सर, मैंने कहाँ से प्राप्त किया है? मार्स का मतलब एक प्रकार से वो स्थान होता है जैसे कि दलदल, कछारी भाग जो कहलाता है, दलदल से प्राप्त किया है सर। हंटर्स हैड बीन देयर, शिकारी थे वहाँ पे। इज अ नाउ गूज फ्राम कनाडा, ये जो गूज मतलब हंस जो है ये कहाँ से है? कनाडा से है। बट हाउ डिड इट गेट हियर, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? क्योंकि उसको पता था कि ये कनाडा का है। द गर्ल्स आइज वर फिक्स्ड ऑन द इंज्योर्ड बर्ड, जो लड़की थी मेरी बेचारी आंखें जो है बिछाई हुई थी उस घायल पक्षी की ओर। सी सैड, उसने कहा कि कैन यू हील इट सर, क्या आप इसको जो है घायल पक्षी को रिकवर कर सकते हो, हील कर सकते हो सर, इसके घाव भर सकते हो? यस सैड नरेंद्र ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे। यू कैन हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हो। सी हैज़ बीन शॉट, इसको
किसी बुरी चीज़, पुअर थिंग अर्थात इसको शॉट मारा गया है, पुअर थिंग मतलब बुरी चीज़ से मारा गया है। हर लेग इज ब्रोकन, इसका जो पैर है वो टूट गया है। एंड द विंग टू, और पंखा भी टूट गया है, लड़की ने कहा। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों से जो है कुछ दिनों बाद द बर्ड वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड, अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी। एंड दे रिलीज इट टू इट फ्लाई टू इट्स डेस्टिनेशन, और इसके बाद ये उड़ करके अपने मंजिल तक पहुंच जाएगी। कुल मिला की कहानी ये है कि नरेंद्र का लाइट हाउस है, वहाँ पे एक लड़की आती है जो डरी हुई है और वो 12 वर्ष की है। वो सोच ये अगली टाइप का आदमी है तो डरी हुई है, लेकिन वो सोचती है कि कहीं सुना था उसने कि ये घायल आदमियों को ठीक करता है, तो घायल आदमी को जब ठीक करता तो वो जाती है और उस पक्षी को लिए हुए, तो आदमी पूछता है बड़े प्यार से कि भैया ये क्या है लिए हो बच्ची, तो वो कहती है कि ये पक्षी है और ये जो है चोटिल है, मुझे मिला है। तो उसने कहा कहाँ से मिला, तो उसने कहा कि जो कछाड़ टाइप के स्थान है, दलदली भूमि है, वहाँ से मुझे मिला है। तो डॉक्टर बोलता है ये तो कनाडा का है, तो ये यहाँ कैसे आ गया। तो लड़की ने कहा कि इस तरीके के सवाल होते हैं। उसने कहा शिकारी भी था वहाँ पे। तो लड़की जो आंखें हैं वो घायल हुई हैं, बीच का कुछ संवाद मैंने छोड़ दिया है। तो वो उससे लेता है पक्षी को और अपने अंदर जाता है अपने बाहों में लेकर के, तो और बच्ची भी पीछे पीछे जाती है, टेबल पे उसको रखता है ना, एक पंख निकालता है और कहता कि कहाँ से प्राप्त किया। तब वो बच्ची बोलती है कि सर मैंने इसको कछार बाग से प्राप्त किया है, शिकारी भी थे वहाँ पे और ये। तो फिर वो बोलता कि ये तो लगता है कि कनाडा से है, लेकिन यहाँ कैसे आ गया। तो लड़की की आंखें जो है उससे घायल पक्षी पे हैं और वो उससे पूछती है कि सर क्या इसको ठीक कर देंगे आप। तो नरेंद्र जो है बोलता है कि ठीक है, पूरी मेहनत करेंगे और आप भी मेरी मदद कर सकते हो। तो वो लड़की बोलती है कि इसको जो है किसी बुरी चीज़ से मार दिया गया, इसका लेग जो है, पैर है जो टूट गया है और पंखा भी टूट गया है, कुछ दिनों में जो है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और अपने मंजिल तक पहुंच जाएगी, ऐसा नरेंद्र ने कहा। ये है कुल मिला के। अब चलिए प्रश्न को देखते हैं, है ना। अगर ये समझ में ना आया तो पॉज करके बैक करके दोबारा सुनिएगा। वेयर डिड द बर्ड कम फ्रॉम, हालांकि ये पैसेज बड़ी सरल है। तो देखिए ये अपन को अंडरलाइन मैंने किया रेड पेन से, कहाँ से इसको प्राप्त किया गया था। इस स्नो गूज फ्रॉम कनाडा से प्राप्त किया। तो करेक्ट आंसर इज फ्रॉम कनाडा, क्योंकि बी में फ्रॉम द साउथ है, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया है, फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका है, तो ये तो कोई है नहीं इनमें से। तो करेक्ट आंसर है ए, फ्रॉम कनाडा। वेयर डिड नरेंद्र लिव, नरेंद्र कहाँ रहता है। तो देखिए ऊपर आया है सबसे नरेंद्र लाइट हाउस स्टूडियो, ये लड़की कहाँ थी, नरेंद्र लाइट स्टूडियो। तो और कोई पता तो दिया नहीं गया है। तो करेक्ट आंसर इज नरेंद्र लाइट हाउस है। तो इसमें पहले ऑप्शन में ही इन अ लाइट हाउस लिखा हुआ है, दूसरे में ओल्ड कॉटेज, तो ओल्ड कॉटेज पैसेज में आया नहीं है। इन अ कैबिन बाय द मार्स ये भी नहीं आया है। इन अ बर्न ये भी नहीं आया। तो करेक्ट सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड अर्थात जो विलोपन विधि आप पढ़ते हो एग्जाम में, तो ए बी सी डी तो है ही नहीं है किसी हालत में। तो फिर करेक्ट आंसर इज ए। ऑन द बेसिस ऑफ अवर पैसेज इट कैन बी सेड दैट द गर्ल वाज, इस पैसेज के अनुसार कहा जाता है कि लड़की कैसी थी। लाउड एंड फोर्सफुल ये तो आया ही नहीं है। शाई एंड क्लीन ये भी नहीं आया है, साफ सुथरी नहीं आया। और कहा गया कि नर्वस है, डर्टी है, ये आया है, टिमिड आया है। बोल्ड एंड ब्रेव बहादुर ये भी ऐसा कुछ नहीं आया। तो ए बी सी तो गलत है, तो जाहिर सी बात है कि डी ऑप्शन बचा है, वही करेक्ट आंसर होगा। तो सिंपैथिक एंड केयरिंग बिल्कुल सही बात है, वो दयालु थी, सिंपैथिक मतलब सिंपैथी भाव रखने वाली थी, और केयरिंग मतलब किसी की देखभाल करने वाली। तो आप देख ही रहे हो कि कैसे पक्षी की वो जो है केयरिंग करती है ना। करेक्ट आंसर इज डी, तीसरे का। व्हाई डिड द गर्ल टेक द बर्ड टू नरेंद्र, लड़की व्हाट डिड द गर्ल, लड़की जो है टेक द बर्ड को क्यों नरेंद्र के पास ले जाती है। पहला ऑप्शन क्योंकि सो दैट, ताकि जो है ही वुड टेल हर इट वाज स्टिल अलाइव, क्योंकि वो बता सके कि वो अभी भी जीवित है। भैया ऐसा ले जाने के लिए नहीं ले गई थी मेरे ख्याल से। सो दैट ही वुड टेल हर व्हाट टू डू, वो ताकि वो बता सके कि वो क्या करे। सो दैट ही वुड सेंड इट वेयर इट केम फ्रॉम, ताकि वो नरेंद्र उसको उस पक्षी को भेज सके जहाँ से वो आया था। ये तो पैसेज में आई नहीं, तीनों ऑप्शन नहीं आए। करेक्ट आंसर इज डी। सो दैट ही वुड हील इट, ताकि वो उसकी क्या कर सके, हील कर सके, अर्थात उसकी ट्रीटमेंट कर सके, मेडिकल इलाज कर सके, है ना, उसकी घाव को भर सके। और ये आपने यहाँ पे पढ़ा भी है कि सी हैड हियर्ड समवेयर दैट, उसने कहीं सुना था कि दिस मैन वुड हील इंज्योर्ड थिंग, इसलिए उसके पास आई थी। ठीक है ना, तो हील इट। मैं अभी पूरे आंसर दिखा दूंगा आपको, पैसेज मैंने सॉल्व किए हैं। और फिफ्थ का देख लें, व्हिच ऑफ द वर्ड सिमिलर टू द वर्ड स्लेंडर, सिलेंडर का मतलब मैंने आपको इनके आंसर में दिखा नहीं पा रहा था। सिलेंडर का मतलब होता है थिन, थिन का मतलब पतला, टाल का मतलब होता है लंबा, फैट का मतलब होता है मोटा, प्रेटी का मतलब सुंदर। तो करेक्ट आंसर है थिन। देख लेंगे फिर से, पहले का आंसर जो है ए फ्रॉम द कनाडा, दूसरे का आंसर इन लाइट,
और थर्ड का आंसर सिंपैथिक एंड केयरिंग, फोर्थ का आंसर सो दैट ही वुड हील इट, डी नंबर मतलब कि, और फिफ्थ का है बी नंबर थिन। ठीक है, ये आप देख सकते हो हमने सॉल्व भी किए हैं। फर्स्ट का ए फ्रॉम कनाडा, सेकंड का ए इन अ लाइट हाउस, और डी सिंपैथिक एंड केयरिंग, डी सो दैट ही वुड हील इट, और फिफ्थ का बी थिन। ठीक है देख लेंगे, बाकी आपके पास पेपर होगा तो उससे। अब सेकंड पैसेज थोड़ा डिफिकल्ट है, सावधान हो जाइए, अर्थात थोड़े ध्यान से और समझना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ये पिछले जैसी है, क्योंकि पहली पैसेज सरल है, मुझे लगा कि इस बार का पेपर सरल है, लेकिन दूसरी पैसेज थोड़ा सा हल्की। चलो देखेंगे इसके आंसर की, पहले पैसेज को पढ़ लेंगे इसके बाद शुरू करेंगे। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है, देख लेंगे। एज लिखा है, एज द रूलर्स ऑफ द प्लानट, प्लानट आप जानते हो कि ग्रह में हम धरती ग्रह में रहते हैं, अर्थ में रहते हैं। तो कहता है कि रूलर मतलब शासक जो होते हैं प्लानट के, तो जैसे कि ह्यूमन, कौन है, ह्यूमन बीइंग है ना, हम ही लोग हैं ना, ह्यूमन मतलब मानव जाति, महिला और पुरुष। तो क्या करते हैं, लाइक पसंद करते हैं, तो ठीक सोचना कि इट इज़ द, ये थोड़ा सा गलत स्पेलिंग लिख गई है, लार्ज है मेरे ख्याल से, क्रिएचर की, क्योंकि ये धरती पे सबसे बड़ा क्रिएचर है, मतलब मनुष्य भगवान के द्वारा बनाया गया, कौन, मनुष्य। हु विल इमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, जो कि विजयी के रूप में प्रकट हुआ। अपने किस चीज़ से इसने सीखा, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, इसने स्ट्रगल किया सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए, और इससे एक जो है एक बड़ा जो है क्रिएचर बन गया धरती पे, कौन, ह्यूमन बीइंग्स। पर ये कह रहा है फिर भी, लेकिन नेचर टीचर्स, लेकिन जो प्रकृति है वो हमें ऐसा सिखाती है, उल्टा सिखाती है, मनुष्य को नहीं बताती। वो क्या बताती है, इट इज़ ऑफन, ये अक्सर कहा जाता है कि स्मॉलेस्ट स्पीसीज, जो सबसे छोटी जो स्पीसीज मतलब जातियाँ जो होती हैं, विच आर द टफेस्ट, कैसे होती है, सबसे टफ होती, कठिन होती हैं, मोस्ट अडेप्टेबल, अर्थात अनुकूल होती हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, धरती के अकॉर्डिंग, टफ भी होती हैं, कठिन भी होती हैं, और एक प्रकार से नई परिस्थिति के अनुकूल होती हैं। अगर कोई भी परिस्थिति आ जाए तो उसको अडेप्ट कर लेती हैं। अब परफेक्ट एग्जाम्पल द हमिंग बर्ड नामक एक पक्षी है, तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। परफेक्ट का मतलब एकदम सही सटीक एग्जाम्पल है। विच इज़ फाउंड इन द अमेरिका, कहाँ पे पाया गया, अमेरिका में पाया गया। एक जो स्पीसीज है हमिंग बर्ड, नॉन एज द बी हमिंग बर्ड, ध्यान रखिए, बी हमिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है। रैंक है द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट बर्ड, अर्थात संसार में ये सबसे छोटी और सबसे हल्की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। एक जीके भी आपका यहाँ पे तैयार हो रहा है। सबसे संसार की सबसे छोटी और हल्की चिड़िया कौन है, बी हमिंग बर्ड, ये लिखा हुआ है बी हमिंग बर्ड, ध्यान रखिएगा। इट इज़ बेयरली विजिबल, ये मुश्किल से जो है दिखाई देती है, जब ये उड़ती है तो दिखाई नहीं देती क्योंकि इतनी छोटी और हल्की होती है। हमिंग बर्ड आर द ओनली बर्ड, हमिंग बर्ड केवल और केवल एक ऐसी चिड़िया है, बर्ड्स लिखा हुआ है, अर्थात हमिंग बर्ड्स ऐसी चिड़िया हैं, है ना, क्योंकि एक ही चिड़िया थोड़ी होगी, बहुत सारी होंगी हमिंग बर्ड नाम की। दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, देखेंगे, चलिए। दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, केवल और केवल एक चिड़िया है जो कि उड़ सकती है। दे फीड मैनली ऑन द नेक्टर ऑफ अ फ्लावर्स, जो नेक्टर का मतलब होता है जो मधुर रस बोलते हैं, मकरकंद किसी फल का गाढ़ा रस जब निकालते हैं तो मधुमक्खी भी इसको लेती है नेक्टर को। फल जूस मतलब फूल पत्तियों का जो रस निकालती हैं उसको नेक्टर बोलते हैं। तो दे फीड ओनली ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, ये क्या खाती हैं, केवल फूलों के जो है नेक्टर खाती हैं, अर्थात मधुर रस खाती हैं, मीठा रस खाती हैं। अ लिक्विड दैट इज रिच इन एनर्जी, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जिससे शहद भी निकलती है। नेक्टर इज एन आइडियल फूड सोर्स, नेक्टर जो है एक आदर्श फूड सोर्स है। सोर्स का मतलब जिससे चीज़ें प्राप्त होती है, जैसे पानी हमें कहाँ से मिलता है, कुएं से भी मिलता है, नल से भी मिलता है, नदियों से मिलता है, ये स्रोत कहलाते हैं। फॉर हमिंग बर्ड्स नीड एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू सस्टेन देयर बॉडी ऑफ मेटाबॉलिज्म, अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए जो हमिंग बर्ड्स है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को बनाए रखने के लिए इसका सेवन करती है, किसका, नेक्टर का। हमिंग बर्ड्स बिंग्स, जो पंखे होते हैं हमिंग बर्ड के, फ्लैप फड़फड़ाते हैं एट अ रेट ऑफ द अबाउट 80 टाइम्स पर सेकंड, एक सेकंड में 80 टाइम्स फड़फड़ा सकते हैं। एंड इट्स टिनी हार्ट, जो इसका छोटा सा हार्ट है, हमारा भी हृदय है वो भी धड़कता है कुछ, बीट्स मोर देन 1000 टाइम्स, मुझे लगता है हम मनुष्य का तो 72 या ऐसा कुछ है, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, पर 1000 टाइम्स, बाप रे बाप। दैट इज़ वाई दे मस्ट कंज्यूम रिलेटिवली लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ फूड, तो कहता है कि इसलिए तो इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन खाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य से भी ज़्यादा इसका जो है पर सेकंड में हृदय धड़धड़ाता है।
है ना, 1000 टाइम्स इन द, लेकिन कह रहा कि ऐसा नहीं है। हमिंग बर्ड कंज्यूम अबाउट हाफ इट्स बॉडी वेट इन नेक्टर, जिसका बॉडी का जितना वेट है हमिंग बर्ड का उससे कम, आधे में जो है ये खाना खाती है, अर्थात अब उसका वजन तो नहीं बताया गया है हालांकि, पर कहते हैं सबसे छोटी चिड़िया है संसार की तो बहुत ही कम वजन होगा भैया, और उड़ती है जब तो दिखाई भी नहीं देती है ना। ये हमिंग बर्ड पक्षी के बारे में है। और बी हमिंग बर्ड वो है जो कि उल्टा भी उड़, बी हमिंग बर्ड जो है संसार की सबसे छोटी और लाइट वेट है, और जो ये उल्टा उड़ सकती हैं, केवल और केवल हमिंग बर्ड नामक पक्षी हैं जो कि उल्टा उड़ सकते हैं। तो देखिए देखते हैं प्रश्नों को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हमिंग बर्ड इज ट्रू, हमिंग बर्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देख लेते हैं। इट कैन नॉट बी सीन व्हेन इट इज इन फ्लाइट, जब ये उड़ती है तो इसको देखा नहीं जा सकता है, यही हमने आपको बताया, पहली पंक्ति में लिखा है, मैंने रेड लाइन किया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो हम दिखा भी देते हैं। ये लिखा हुआ है कि इट इज़ बेयरली विजिबल व्हेन इट इज़ इन फ्लाइट, बेयरली बहुत मुश्किल से ये दिखाई देती है जब ये उड़ती है, ये लिखा बेयरली विजिबल, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज ए ही है। अब बी सी में देखना हो तो देख सकते हैं, पर देखने का कोई मतलब नहीं, देख लेते हैं। इट इज़ ऑब्वियसली विजिबल व्हेन इट फ्लाई, ये तो उल्टा कह रहा है, जब ये उड़ती है तो दिखाई देती है। इट कुड फ्लाई हाई बियॉन्ड द क्लाउड्स, ये बादलों में जब उड़ती है तब भी दिखाई दे सकती है, बादलों के पीछे भी। इट एस्केप आवर साइट व्हेन इट इज़ इन फ्लाइट, ये हमारी आंखों से दृश्य हो जाती है जब ये जो है फ्लाइट मतलब हवा में होती है या उड़ती है। ये कहीं तक डी नज़दीक पहुंच रहा है पर बी तो नहीं पहुंच रहा है, और ना सी, इसकी तो क्लाउड और फ्लाइज की तो बात ही नहीं की गई है। लेकिन हमको साफ साफ पहली लाइन में मिला है कि बियरली इसको देखा जा सकता है व्हेन इट इज फ्लाइट, तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, साइट आंखों के दृश्य की तो बात ही नहीं की है, गायब हो जाती है गायब की तो बात ही नहीं की गई, दिखाई नहीं देती है, बस हो गया, इतना आया है। करेक्ट आंसर इज ए। अब दूसरा, हमिंग बर्ड नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू, हमिंग बर्ड को लॉट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, देखिए लिखा इनक्रेडिबल एनर्जी ऑफ सस्टेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म, तो देखिए कहीं मिला है बिन इन द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ये तो गलत आंसर है क्योंकि सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करती है, नहीं। मेंटेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म, करेक्ट आंसर हमको मिल चुका है क्योंकि ये लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ द एनर्जी सस्टेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म। पर छोड़िए, सी और डी भी दिए, देख लेते क्या लिखा है। सस्टेन ए स्टेडी राइम ऑफ हार्ट बीट, यार ऐसा कुछ नहीं है, हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए ऐसा तो है ही नहीं है। फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लाई बैकवर्ड, पीछे उड़ने के लिए, पंखे अपने जो है उड़ाने के लिए और पीछे उड़ने के लिए, ऐसा कुछ अरे नहीं, ये तो है ही नहीं, या कहीं आया ही नहीं ना, हमको मिल गया सीधे सीधे सस्टेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म, तो करेक्ट आंसर इज बी। दूसरे का करेक्ट आंसर बी, पहले का ए। थर्ड को देख लें, द हमिंग बर्ड आर एक्सक्लूसिव इन द सेंस दैट, इस मामले में हमिंग बर्ड केवल और केवल एक ऐसा पक्षी है जो कि दे कैन फ्लाई बैकवर्ड, जो पीछे उड़ सकते हैं। हमिंग बर्ड नामक पक्षी ही है जो पीछे उड़ते हैं, बाकी कोई पक्षी नहीं आपने आज तक सुना होगा कि जो पीछे की ओर उड़ते हैं। दिस सबसिस्ट ओनली ऑन नेक्टर, जो है केवल इसी पे जीवित रहते हैं, नेक्टर पे, ठीक है नेक्टर खाते हैं लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है। दे कंज्यूम हाफ ऑफ देयर बॉडी वेट एवरी डे, ये भी सही है। देयर पल्स मोर देन 100, ये तीनों कैसे सही हो सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज ए। क्यों? क्योंकि ये इस मामले में केवल और केवल आपने सुना होगा कि पीछे केवल हमिंग बर्ड नामक पक्षी ही पीछे उड़ता है। चलिए तीसरे का ये हो गया। फोर्थ नंबर देख लेते हैं, इनक्रेडिबल का मतलब तुलनीय भारत, आपने सुना होगा इनक्रेडिबल इंडिया, तो इसके लिए अमेजिंग शब्द आता है, माइंड ब्लोइंग आता है, और भी बहुत सारे वर्ड आते हैं, पर इसके लिए यूज़ किया जाएगा अनबिलीवेबल, है ना। एक और होता है फैंटेस्टिक भी होता है, आपने सुना होगा। तो नॉन क्रेडिटेबल ये तो है ही नहीं है, इनसेडेबल ये भी नहीं है, और ये तो लास्ट है इनएडजस्टेबल, तो ये डी तो है ही नहीं है। फिफ्थ नंबर, नेचर हैज मेड मैन रियलाइज द फैक्ट दैट, जो प्रकृति है उसने आदमी को एहसास कराया है कि, ये फैक्ट से एहसास कराया है, क्या एहसास कराया है उसने कि देखिए, द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्पीशीज आर इक्वली टफ एंड स्ट्रॉन्ग, जो सबसे बड़ी और तो टफ तो उसने मनुष्य को बताया है, हमने कहा था कि स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, तो वो जो जातियाँ होती हैं वो इक्वली टफ होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, मनुष्य के बारे में कहीं आया ही नहीं है। द लार्ज क्रिएचर इमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, जो बड़े क्रिएचर्स होते हैं वो विक्ट्री के रूप में होंगे स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ये लाइन आई है। लेकिन वो कह रहा है कि प्रकृति हमको क्या सिखाती है, तो आदमी मान के चल रहा है दोनों लाइन। ह्यूमन हु रूल द प्लानट आर द मोस्ट पावरफुल बीइंग ऑन द, ये तो आया ही नहीं, तो सी नंबर तो एकदम गलत ही कहेंगे हम, और ये तो पैसेज में आदमी खुद मान रहा है। फिर द स्मॉलेस्ट क्रिएचर आर द टफेस्ट एंड मोस्ट एडेप्टेबल, ये करेक्ट आंसर इज डी, ये आया है। पर अगर आप पैसेज पलटा के देखें तो ये लिखा हुआ है सीधे सीधे, क्या लिखा हुआ है, नेचर की बात यहाँ से आई है, नेचर टीचर्स, नेचर
टीच अस द अपोजिट इट ऑफ एन स्मॉलेस्ट स्पीसीज विच आर द टफेस्ट एंड द मोस्ट एडेप्टेबल। समझ में आई बात? ठीक है, विद्यार्थी भी देख पा रहे होंगे, तो मैं लाइन इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। हाँ, अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं सर ये आंसर नहीं है, तो आप मैसेज करके हमें बताइए। अगर कुछ ऐसा होगा तो हम दोबारा देखेंगे। देखिए दूसरे के आंसर एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। हमने सॉल्व भी किए भैया, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। आंसर नंबर सेकंड का पहले का ए, सेकंड का बी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी, फिफ्थ का डी। मुझे लगता है यही हमने वहाँ भी बताए हैं। कुछ गड़बड़ हो तो बता देना, थोड़ा सा रहता है कि आपको जल्दी हम प्रोवाइड कर दे कंटेंट। तो देखिए ऑप्शन वाले सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने दोनों बता दिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सेक्शन सी। कहेंगे ऐसा क्यों? हम सोच रहे हैं कि विकल्प पहले आपको बता दें सारे, इसलिए देख रहे विकल्प भी इस बार के थोड़ा ज़्यादा कठिन नहीं आए हैं, सरल हैं। सेक्शन सी ग्रामर पर देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 करना भैया, हमने सब कर दिए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हम तो इसलिए करेंगे क्योंकि हम तो आपको सॉल्व दे रहे हैं, तो इसमें से जो आपको 5 उचित लगे वो आप करे होंगे, आपने सब सामने थोड़ी ना चेक किए होंगे। चलिए देख लेते हैं। आई यूज़ योर फोन, ये बड़ा सिंपल है, हर बार आता है। बिल का और माइट का प्रयोग नहीं करेंगे। परमिशन के लिए मे का प्रयोग करते हैं, मे आई यूज़ योर फोन। ठीक है। ही वर्क हार्ड, ही वुड पास, तो देखिए पास्ट टेंस से वुड का प्रयोग किया गया है, यहाँ भी पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। तो अगर 2 का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा कि यद्यपि ही वर्क, उसने कठिन परिश्रम किया, और पास भी हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। अनलेस नेगेटिव, तो यदि वो कठिन परिश्रम नहीं करेगा तब पास हो जाएगा, ऐसा तो होता ही नहीं। तो करेक्ट आंसर इज एफ, एफ का प्रयोग होगा दूसरे में। ठीक है। देयर इज़ नॉट वाटर, जहाँ वाटर की बात आती है तो सम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नॉट लग गया, इसलिए सम का अपोजिट एनी होता है, इसलिए एनी करेक्ट आंसर है। अभी हम आपको दिखा भी देंगे। दे हैव बीन लिविंग हेयर, तो जनवरी एक महीना है, जनवरी सेंस निश्चित समय है, इसलिए सेंस लगाएंगे। ही डिडंट प्ले वेल, तो वो अच्छे से नहीं खेला, इसलिए ही वाज नॉट सेलेक्टेड, उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। अगर और लगाएंगे तो ये तो और कहाँ आता, समानार्थी सेंटेंस में आता है। वह अच्छे से खेला भी नहीं, उसको सिलेक्ट भी नहीं किया गया। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो बैठ रहा है बैठ, लेकिन और तो होगा नहीं पहले से, अन्यथा होता है। आई मीन 2 में से, एंड और सो में। पर कह रहा है ही डिडंट प्ले वेल, वो अच्छे से नहीं खेला, इसलिए ही वाज नॉट सिलेक्टेड, इसलिए उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। ठीक है। तो ये विरोधाभासी है, खेलने के ऊपर डिपेंड है सिलेक्शन, इसलिए लगाएंगे। ठीक है। वो स्कूल नहीं आया, वो बीमार था, इसलिए स्कूल नहीं आया। अभी एक सेंटेंस है शायद इसमें। ही टीचर्स इन अ यूनिवर्सिटी, यू से शुरू होगा। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा खांसी टाइप की आ रही, 1 मिनट। शुरू करेंगे। कहाँ थे अपन? ही टीचर्स इन, तो यू आता है, इसलिए ये जो यू साउंड है हिंदी का जो लिख रहे हैं हम, तो ये आप जानते हैं कि कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन साउंड है, इसलिए ए लगाएंगे। ठीक है। अभी हम और दिखा देते हैं। चलिए सेक्शन सी का आप देख लें। सेक्शन सी के सारे आंसर मैंने 7 के 6 के 6 कर दिए हैं। फर्स्ट में मे, सेकंड का एफ, थर्ड का एनी, फोर्थ का सेंस, फिफ्थ का सो, और 6 का ए। यदि आपको डाउट हो तो मुझे बताइए, ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं भी ध्यान दूंगा। आंसर नंबर 7। अब डू इट डायरेक्टेड हम क्यों छोड़ें, भले विकल्प नहीं है पर कर देते हैं, है ना। तो डू इट डायरेक्टेड भी साथ में आपको सॉल्व करके लाए हैं। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। तो डू इट डायरेक्टेड में देख लेंगे, बहुत बढ़िया सा, है ना। डू इट डायरेक्टेड भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और काफ़ी जो है क्या बोलें कि एक प्रकार से कन्फ्यूज़न वाले भी होते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो हो ही जाता है। मैं एक एक करके दिखा दूंगा क्या बनाया मैंने। देखिए डू इट डायरेक्टेड कहाँ चले गए, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी 6 होंगे शायद, तो मुझे लगता है 5 बनाने होंगे। सी डिड इट, बड़ा सरल है, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। तो हमने पहली बार क्वेश्चन लिखने का प्रयास किया। सी डिड इट, क्या लिखा हमने? सी डिड इट, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। पर इसका आंसर क्या बनेगा? चूंकि ये पास्ट टेंस का है, डिड लगा है, तो हमने पहचान लिया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म डू डिड डन, है ना। पास्ट टेंस का है तो डिड, पास्ट टेंस में एक्चुअली में हेल्पिंग वर्ब भी डिड ही होती है, पर जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो डू होगी। ये देखिए, डिड सी डू इट, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, इसके बगैर तो क्वेश्चन मार्क बनेगा ही नहीं। सही है, डिड सी डू इट। सेकंड क्या है? सेकंड आपको दिखा देंगे। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वाज इल, उल्टा लिख दिया। हर बार ये अलग आता था, लेकिन इस बार देखिए थोड़ा डिफरेंट। वह स्कूल नहीं गया इसलिए वह बीमार था, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले क्या देंगे? कारण,
क्यों स्कूल नहीं आया? ही वाज इल, क्योंकि बीमार था। सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। पहले ये कई बार यहाँ आता था, ये लाइन यहाँ आती थी, लेकिन इस बार उल्टा कर दिया है, कंफ्यूज नहीं हो जाए विद्यार्थी, है ना। थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा। एप्लीकेशन में भी आप लिखते हो, देखिए मैंने लिखा ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वाज इल, अगर ऐसा लिखते हो तो गलत हो जाएगा, देख रहे हो। तो सही क्या होगा? ही वाज इल, वो क्या है? ही वाज इल, वह बीमार था। सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, और फुल स्टॉप बकायदे लगाएंगे। दूसरा वाला हो गया। तीसरा देखेंगे, थर्ड नंबर, सी डिड नॉट प्ले वेल चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको याद हो गया कि इसमें विल या सेल लगाते हैं, तो डिड की जगह क्या लगाएंगे? विल या सेल। क्या लिखा हुआ है? सी विल नॉट प्ले वेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है विल के बाद, है ना। नेगेटिव यहाँ पे आ गया तो नॉट लगा दिया। चौथा देख लेंगे, दे प्ले फुटबॉल चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये भी बड़ा सरल होता है, फुटबॉल को वो पीछे ले जाएंगे, पहचान लेंगे, दे लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, अर्थात प्रेजेंट टेंस में ऐसा होता है। देखिए फुटबॉल, तो प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब लगा के बनाते हैं, तो ये लिखिए फुटबॉल इज प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और दे का क्या हो जाएगा? देम। ये जो दे है इसका क्या हो जाएगा? देम। हालांकि पेपर आपके पास है, पेपर लेके ही बैठिएगा तभी मजा आएगा, है ना। कहाँ गया? यही है ना, फुटबॉल। ये चौथा हो गया। फिफ्थ नंबर देख लेंगे। फिफ्थ नंबर भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, ज़्यादा नहीं है। अनलेस सी वर्क हार्ड, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा कि यदि वो कठिन परिश्रम नहीं करता है, ध्यान से सुनिएगा, यदि वो कठिन परिश्रम नहीं करता है तो सी विल नॉट पास, तो पास नहीं होगा। दोनों बढ़िया है, इसमें भी नॉट लगा है, इसमें भी नॉट लगा है। जब चेंज करेंगे एप का प्रयोग, तो अगर यहाँ पे एप लगाएंगे तो यह तो नॉट हटाएंगे, ये तो नॉट यहाँ जोड़ेंगे, तो दो प्रकार से बनेगा। ये देखिए, इफ सी डज नॉट, हमने नॉट लगा दिया क्योंकि यहाँ पे नॉट था, डज नॉट वर्क हार्ड, तो जो कहते हो सी विल नॉट पास, ऐसा हो जाएगा। हमने यहाँ का भी नॉट नहीं हटाया। यदि आप नॉट हटाओगे तो क्या होगा? इफ सी वर्क्स हार्ड, है ना, क्योंकि हमने नॉट हटा दिया, नॉट लगाया नहीं, सॉरी, तो यहाँ का नॉट भी हटा दिया, सी विल पास, अर्थात अर्थ क्या है कि यदि वो कठिन परिश्रम करता है तो वो पास हो जाएगा। वहाँ का अर्थ है कि कठिन परिश्रम नहीं करता है तो वो पास नहीं होगा। ये कौन सा होता? पाँचवा। 6 नंबर, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास एनी टेस्ट। ये भी बड़ा सरल है, सो दैट का प्रयोग करना है तो वेरी की जगह सो हो जाएगा, इंटेलिजेंट, और फुल स्टॉप की जगह दैट, और बाकी जो कहते हो जोड़ देंगे। बड़ा सरल आया है, बहुत ही सरल आया है। देखिए ही इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास एनी टेस्ट, लेकिन फुल स्टॉप की जगह जो दैट लगाएंगे, इसके बाद जो ही आएगा वो स्मॉल लेटर्स का बनेगा। देखिए ज़्यादातर बच्चे कैपिटल बना देते हैं, इसके बाद ये, तो इस तरह डू डायरेक्टेड भी आपको हमने बता दिए। तो 7 और 8 नंबर अर्थात सेक्शन सी पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब विकल्प कहाँ पे होते हैं? सेक्शन डी में होते हैं। ये सेक्शन डी के प्योर विकल्प बता रहा हूँ, घबराइएगा नहीं कहीं और आपको कोई बता दे, मैं एकदम सही बता रहा हूँ। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो द वर्ड फर्स्ट आपको लिखा मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, लव, किताब में पढ़ेंगे या पढ़ा होगा तो देखा होगा आपने, मैंने तो अपने क्लास में लगवाया भी था। अन्य फ्रैंक रोट अ डायरी वाइल, ये भी हमने लगवाया था। वाइल पहली 2-4 लाइन पढ़ेंगे शुरू के तो वहीं मिल जाता है। वाइल हाइडिंग विथ हर फैमिली, जब ये छिपते छिपाते अपनी फैमिली के साथ कर रहे थे, तो करेक्ट आंसर इज बी। व्हाट डज पोएटेस कंपेयर द ट्रीज ब्रांच, तो यहाँ पे ब्रांच ना करके उसमें कुछ और आया है शायद ब्रांच की जगह, तो देख लेंगे। तो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, इससे तुलना की गई, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। अब देखिए इन सभी के आंसर भी मैंने लिखे हैं। पहले का आंसर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी का लव, सी का वाइल हाइडिंग विथ हर फैमिली, है ना, और फोर्थ का बी और न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। ये हुआ सेक्शन डी के। सारे विकल्प नहीं खत्म हुए, अभी 10A 10B भी बचा है, तो उसको भी देख लेते हैं। ये तो 10A तो आपको मालूम है कि ये देखिए द यंग सीगुल, अर्थात यंग सीगुल नाम लेसन से आ गया है, तो सारा तो इसको पढ़ेंगे पैसेज, तो आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा। हालांकि हम प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं अगर पढ़ने लायक होगा तो हम पढ़ देंगे। What happened when the young seagull ran to brink of the लेज, क्या हुआ जब ये जो है लेज मतलब टहनी या पर्वत में ऐसा बना हुआ घोंसला, है ना, लेज के कई अर्थ होते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे, खिड़की के नीचे खाना या पटिया ऐसा जो होता है उसको लेज बोलते हैं। ऊंची खड़ी चट्टान अथवा पर्वत की ओर आगे की ओर निकली तक्षशिला, शिला फलक भी बोलते हैं, तल शिलखा भी बोलते हैं हिंदी में इसको, है ना। तो क्या किया, इसकी लाइन हम आपको बता देते हैं, ये लिखी मिली है। तो forward to brink of the ledge and attempted to fly with wings, he became afraid, he became afraid, ये देख लीजिए ये वाली लाइन, है ना। तो देखिए ये प्रश्न में भी आपके लिखा he became afraid, तो करेक्ट आंसर इज ए। he flew away, तो ये मिला नहीं है। he fell into the sea, ये भी हमको खास तौर पे नहीं मिला है, तो इस ये भी आंसर नहीं, करेक्ट आंसर इज ए।
अब वेयर डिड द यंग स्लीप एट नाइट, कहाँ रात के सोता था, इसका आंसर भी लिखा अंडर द लेस, और आपको पैसेज में भी दिखा देता हूँ, ये लिखा है अंडर द लेस वेयर शी स्लेप एट नाइट। ये मैं इसलिए इसका आंसर नहीं समझा रहा हूँ, ये तो आपने लेसन में भी पढ़ा है, और मैं आपको बताता हूँ कि आंसर ढूंढना कैसे है, ज़्यादातर लाइन में मिल जाता है। द वर्ड लिटिल मीन्स, लिटिल का मतलब, लिटिल देखिए काउंटेबल, अन किसके पहले लगाया जाता है, नॉलेज, अर्थात नॉलेज को काउंट नहीं किया जा सकता है, अनकाउंटेबल के पहले लगाया जाता है। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, तो बिग मतलब बड़ा होता है, वाइड मतलब चौड़ा होता है, स्मॉल मतलब छोटा होता है, तो स्मॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10B की भी सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं एक साथ आपको दोनों के दिखा देता हूँ आंसर, है ना। ये पोयम है, व्हाट इज द बॉय ना, वो आपको याद आ गया, द बॉल पोयम, है ना, वो है लास्ट स्टेज। तो देखिए फ्रॉम विच पोयम हैव द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, द बॉल पोयम, तुरंत हमने बॉल पढ़ के पता लगा लिया कि द बॉल पोयम से है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर टू वर्ड मैरिली हैप्पीली, ये तो मैंने पूछा भी था क्लास में एग्जाम के पहले। वेयर डिड द बॉल गो और इन द वाटर, ये भी मैंने पूछा था, और मैंने ये भी बताया था कि पोयम के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आ जाती है पर बच्चे ध्यान नहीं देते, कोई बात नहीं। हाँ, तो इनके दोनों के सेक्शन 10 नंबर क्यों देख लेते हैं, 10A और 10B। तो 10A के आंसर तो आपको ये है, हालांकि आपको समझ में आ गए होंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, लव वाइल हाइडिंग विद हर फैमिली, नहीं 10A इसमें कहाँ से लग गया यार, ठीक तो है, नहीं ये है, ही बिकेम अफ्रेड अंडर द लेस, ही बिकेम अफ्रेड अंडर लेस स्मॉल, पहले का A, दूसरे का B और तीसरे का C, 10A के। 10B आप चाहें तो ऐसे आंसर भी आप लिख सकते हो एग्जाम में। सेकंड, फर्स्ट का C बॉल पोयम, सेकंड का B हैप्पीली, और थर्ड का A इन द वाटर। अब आते हैं, सारे विकल्प हमने सॉल्व कर लिए, लगभग 30 नंबर के विकल्प होते हैं, तो हमें सेक्शन बी करना चाहिए, पर चलो सेक्शन बी हम आपको दिखा देते हैं, इसके बाद हम आते हैं इस पे। सेक्शन बी पे सबसे पहले है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग देखिए, जो आपको हमने वीडियो भी बना के जो है दिखाए थे, और आप भी बना सकते हो, जैसा मैंने बनाया वैसा ही नहीं है, आप भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, पर इसका टाइटल मुझे लगता है सुटेबल लाइब्रेरी है, देख लीजिएगा, लाइब्रेरी 1 नंबर का है ये। इसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, है ना, एक ग्लम्स आप देख लें फटाक से। इट्स प्रोवाइड फिजिकल और डिजिटल एक्सेस, आप देखेंगे पैसेज में आपको मिल जाएंगे। मे बी अ फिजिकल बिल्डिंग का मैंने बना दिया, बिल्ड शॉर्ट में लिख दिया, शुरू के 3-4 वर्ड्स लिख दिया। एब्रीविएशन बनाना आपको जो है मॉड्यूल्स में सिखाया गया है, तो ऐसे भी बना सकते हो। कुछ लोग ये मत कहिएगा कि सबके एब्रीविएशन नहीं बनाए जा सकते, मैं बता दूं कि 3 से 4 वर्ड्स के किसी भी शब्द का एब्रीविएशन बनाया जा सकता है। इसके बाद कलेक्शन, इंक्लूड बुक्स पे, फिर इसका मैंने बनाया वो मैंने एब्रीविएशन लिखे, न्यूज़पेपर मैंने, फिर इसके बाद फुल स्टॉप लगाया। ऑर्गेनाइज मैंने एक बना लिया वर्ड, फिर फॉर यूज एंड, मैंने थोड़ा सा ठीक था ये बनाने के लिए। बाई इंस्टेंट का बना लिया, कॉर्पोरेशन एंड प्रोवाइड प्राइवेट, फुल स्टॉप लगाया, है ना। पूरी देख लेंगे आप, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, फिर मिलाइएगा, या लिख के देखेंगे तो आप देखेंगे सब मिल जाता है। ये देखिए मेरी एब्रीविएशन लिख दिया, बिल्ड फॉर बिल्डिंग, पेरी फॉर पीरियोडिकल्स, मैन फॉर मैन, क्या लिखा, मेंटेंड, इंस्ट फॉर इंस्टीट्यूशन, कॉर फॉर कॉरपोरेशन, है ना। एक बार और दिखा देता हूँ, मैंने कहा ना कि आप भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। आंसर नंबर 3 का ये नोट मेकिंग है, ये देखिए, देख पा रहा होगा, कुछ कट जाता है तो कुछ ले लीजिएगा, कुछ देख लीजिएगा। इसके बाद एब्रीविएशन देख लीजिएगा, ये लीजिए सेक्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो तो एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन किस बात का आया था आपको, कहाँ गया सेक्शन बी, एप्लीकेशन ये है, मैंने दोनों नहीं सॉल्व किए, एक सॉल्व कर दिया। क्या है, यू आर अ जैन सिन्हा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी, क्या लिखा है, म्याना MP, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आया है। तो ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट ऑब्वियसली क्यों चाहिए होता, जब आप दूसरे स्कूल में नाम लिखाते हो तो वहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट पहले लगता था मेरे ख्याल से, अब तो पता नहीं लगता है, नहीं लगता है, तो देख लेते हैं। टू द प्रिंसिपल, आप देख पा रहे हो, इसमें टू के बाद कामा प्रिंसिपल के बाद, और जो लिखा है तो वो हमने जो कहते हैं लिख दिया। इसके बाद एक लाइन छोड़ देते, ज़्यादातर आप आजकल गाइडों में क्या है, एक जैसा वो लाइन वाइन नहीं छोड़ते, एक जैसा चिपका के लिख देते, तो टीचर्स का मानना है कि चलो लाइन नहीं छोड़ो, आप चिपका के लिख दो। हमें फॉलोअर नहीं बनना भैया, हम एप्लीकेशन लिखेंगे तो थोड़ा दिखना भी तो चाहिए कि सब्जेक्ट थोड़ा ये है और ये स्कूल आपका ये है ना। सब परीक्षा अध्ययन के सहारे ना हो जाए, वही हमारा दाता परमात्मा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है परीक्षा अध्ययन बनाने वाला भी कोई एक टीचर ही होता है एन एप्लीकेशन पर करेक्टर सर्टिफिकेट, है ना।
और फिर इसके बाद आप देख पा रहे होंगे सर मैडम आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। मैंने बहुत आई बेग टू से दैट इसलिए मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैं बेग बताता हूँ, बच्चे बैग ही लिख लेते हैं, इसलिए परेशान होकर के हमने कहा कि चलो हटाओ, सिंपल भी लिख सकते हैं, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, फुल स्टॉप लगाएंगे, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल, सिंपल लिख दिया कि मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र जो है भोपाल होना है। सो आई एम अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी हेयर, इसलिए मैं यहाँ पे जो अपनी पढ़ाई को जारी रखने में असमर्थ हूँ। प्लीज़ इशू मी करेक्टर सर्टिफिकेट, थैंकिंग यू। इसके बाद योर्स ओबीडियंटली नेम जयंत शर्मा, डेट 6/12/2023। डेट में भी ये इशू होता है कि कभी कभी लोग बाग आगे पीछे डाल देते हैं, तो भाई फॉर्मेट है ना, ये डेट यहाँ भी डाल सकते हो, सेक्शन डाल सकते हो, तो 3 चीज़ें और कॉमनली डाल सकते हो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, और अच्छा हो यदि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये देखिए, मैं खैर दिख पा रहा होगा, थोड़ी बहुत यदि कट रहा हो तो आप सुन लीजिएगा जो मैंने बताया है ना। ये देखिए 2-3 भागों में आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी का, ये जो कि 4 नंबर का होता है। आपको बता दूं 1 नंबर यहाँ का होता है, इसके बाद ये 2 नंबर यहाँ का होता है, और लगभग 1 नंबर आपका इसका होता है। ठीक है, चलिए सेक्शन बी का एप्लीकेशन हो गया। अब विद्यार्थियों मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं ऐसे तो 3 4 5 ऐसे एक में बड़ी दिक्कत होती है, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, मैं बताऊंगा कभी लिख के। खैर आंसर नंबर 6 जो है मैंने पिकनिक के बारे में लिख दिया, जो कि आपका चित्र बना हुआ है, तो उसमें आप लोग परेशान मत होइएगा। 2 हैं हालांकि आपको ऑप्शन दिया है, तो पिकनिक में आप अपनी तरीके से लिख सकते हो। आप देखो ये बच्चे हैं, एक बार और आया था, ये 9th में शायद आया था, इस बार आपको उठा के दे दिया है। ये बच्चे हैं, पेड़ हैं यहाँ पे सब कुछ, तो मैंने बना के छोटा सा लिख दिया है क्योंकि 3 नंबर का होता, 3 का प्रश्न भी अपन ऐसे ही बनाते हैं, तो आप इतना ज़्यादा परेशान मत होइएगा। देखिए दिख रहा है सभी को मेरे ख्याल से। आंसर नंबर 6 है। आंसर नंबर 5 लिखने वाला था, पर मैं सोचा कि टाइम नहीं बचा है, और ऐसे तो आप कहीं से भी लिख सकते हो, और मैं अभी अलग अलग वीडियो भी बना के डालूंगा आपको, संभवतः क्या आपको भेज ही रहा हूँ, और बहुत सारी वीडियो मैंने बना के भेजे हैं, है ना। तो ये देख लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट लेके, और इसको भी आप लिख सकते हो, है ना। आंसर नंबर 6 का है वो, क्या बोलते हैं इसको, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। दूसरा मैंने नहीं बना पाया हूँ विद्यार्थियों, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें, हालांकि मैंने प्रश्न उत्तर सारे सॉल्व कर दिए हैं किसी तरीके से। अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो देखिए ये भी मैंने आपके सामने जो है सॉल्व किए हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये 11 नंबर से मैंने शुरुआत की है। 11 नंबर के सारे प्रश्न एक तरफ से सॉल्व करता गया हूँ। ये लेंचो होप्ड फॉर अ गुड हार्वेस्ट द क्रॉप ओनली नीडेड, तो नंबरिंग डले हुए हैं, इससे आप समझिएगा, उस प्रश्न को पेपर में जाके पढ़ लीजिएगा। और ज़्यादा दिक्कत हो तो मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न है। आप प्रश्न पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद उनको मिला लीजिए। हालांकि आप लोगों के पास पेपर होंगे। व्हाट डिड द लेंचो, पहला होप फॉर, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, व्हाई वाज द, ये सब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 सभी मैंने लिख दिए। फिर 12 के भी तीनों लिख दिए हैं, 13 के भी तीनों लिख दिए हैं। तो यही क्रम से मैंने जो नंबरिंग डाली है, समझ जाइएगा, वही मैंने नोट किए। ये देखिए, अब ये प्रश्न आपने नोट कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट लेके, तो इनके आंसर मैं आपको शो कर रहा हूँ, है ना। ये थर्ड का है ना। हाँ थोड़ा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि ये कम दिखाई दे रहा है, थोड़ा हल्का। ये देखिए, अब सही मेरे ख्याल से दिख रहा है। ये फोर्थ का आंसर है, ये फोर्थ का 11 नंबर का फोर्थ का, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद ये फिफ्थ है, इसके बाद ये 12 नंबर है, फिफ्थ के बाद 6 है, 6 के बाद ये 12 नंबर है। आप पॉज करके भी इसको और बगल से क्लिक कर देंगे तो वैसे भी आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। इसके बाद सेकंड नंबर इसका, इसके बाद थर्ड नंबर इसका, इसके बाद आंसर नंबर 13, का फर्स्ट सेकंड,
थर्ड जो है ये है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर समझ पा रहे होंगे। इसके बाद 15 और 16 बचा, ये भी देख लेंगे। ये 15 नंबर का आंसर है और ये लास्ट है 16 नंबर का। विद्यार्थियों, अगर आप लास्ट तक बने रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आगे बढ़ें। और मैं चाहता हूं कि अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कोई कुछ कह रहा है तो बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको प्रमोट कीजिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जब आप यदि मुझे मैसेज करते हैं, कुछ कमेंट करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत जल्दी मैं 9th का भी देने वाला हूं और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं वार्षिक के एग्ज़ाम के पहले। तो आप मुझे लिख लिख के भेजते भी रहिए कि सर ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू।